अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दिलदार हुसैन और आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, वो है नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन को डिस्कस करने से पहले एक दो बातें मैं आपको बता दूं। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं और वो फंक्शंस जो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं उनको एक स्पेसिफिक सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। यानी एक स्पेसिफिक सिस्टम बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं उन्हें कंट्रोल कर रहा होता है हर ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसके बाद दूसरी बात, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, उनका आपस में कम्युनिकेशन रहता है, उनका आपस में कम्युनिकेशन रहता है और वो कम्युनिकेशन भी वही स्पेसिफिक सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है या वो कम्युनिकेशन वही स्पेसिफिक सिस्टम करवा रहा होता है। इसके बाद तीसरी बात, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो हर टाइम डिफरेंट तरह की कंडीशंस को फेस कर रहे होते हैं, डिफरेंट तरह की इंटरनल कंडीशंस को, डिफरेंट तरह की एक्सटर्नल कंडीशंस को फेस कर रहे होते हैं और उन कंडीशंस के लिए हम स्टिमुलाई का वर्ड भी यूज़ करते हैं। यानी एक ऑर्गेनिज्म हर टाइम डिफरेंट तरह की एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई को फेस कर रहा होता है और उन एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स भी उसी स्पेसिफिक सिस्टम के ज़रिए किया जाता है। यानी हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक स्पेसिफिक सिस्टम प्रेजेंट होता है जो बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का आपस में कम्युनिकेशन रखता है और डिफरेंट तरह की एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करता है और उस सिस्टम को हम कहते हैं कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। और ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम है ये दो तरह का हो सकता है, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरा केमिकल कोऑर्डिनेशन। एनिमल्स के अंदर या ह्यूमन के अंदर हमने डिस्कस करना है। ह्यूमन के अंदर ये कोऑर्डिनेशन ये जो सिस्टम होता है ये दो तरह का होता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। लेकिन जो लोअर किंगडम्स हैं जैसे प्लांट्स, इसके बाद फंजाई और प्रोटिस्टा, मोनेरा, इनके अंदर सिर्फ कौन सी वाली कोऑर्डिनेशन होती है? केमिकल कोऑर्डिनेशन। उसको हम एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन तो नहीं बोलते, ये एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन एनिमल्स के अंदर सिर्फ होती है। तो दो तरह की कोऑर्डिनेशन होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरी केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होती है और एनिमल्स के अंदर भी होती है और एनिमल्स के अंदर हम इस केमिकल कोऑर्डिनेशन को एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। और अभी हमने ह्यूमन के अंदर डिस्कस करना है, तो ह्यूमन के अंदर भी यही दो कोऑर्डिनेशन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरा केमिकल कोऑर्डिनेशन। और एनिमल्स के अंदर हम इस केमिकल कोऑर्डिनेशन को एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? नर्वस कोऑर्डिनेशन वो कोऑर्डिनेशन जिसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है और केमिकल कोऑर्डिनेशन वो कोऑर्डिनेशन जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व होता है। एंडोक्राइन सिस्टम हम डिफरेंट ग्लैंड्स को कहते हैं, एनिमल्स के अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और उनके लिए हम एंडोक्राइन सिस्टम का वर्ड यूज़ करते हैं। और ये ग्लैंड्स भी दो तरह के होते हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, दूसरे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो जो केमिकल कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। और नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या किया जाता है? बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कम्युनिकेट किया जाता है या डिफरेंट तरह की स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स किया जाता है एक स्पेसिफिक सिग्नल के ज़रिए और उस सिग्नल को हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। वो सिग्नल चार्जेस की फॉर्म में ट्रैवल करता है, उसको हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी कहते हैं। यानी नर्वस कोऑर्डिनेशन वो कोऑर्डिनेशन है जिसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। नर्वस सिस्टम क्या है इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़, इसमें बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान मैसेजेस को भेजा जाता है एक स्पेसिफिक सिग्नल के ज़रिए और उस सिग्नल को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और ये नर्वस कोऑर्डिनेशन किस तरह से होती है उसको हम स्टेप वाइज देखेंगे कि ये इम्पल्स किस तरह से ट्रैवल करती है और कहाँ पे ट्रैवल करती है। और दूसरी बात, केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया जाता है या किसी स्टिमुलाई को, एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स किया जाता है कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स के ज़रिए और उन केमिकल्स को हम कहते हैं हार्मोन्स। और वो हार्मोन्स कहाँ से रिलीज़ होते हैं?
ग्लैंड से, और फिर ये किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के ऊपर जाके एक्ट करते हैं और उसके फंक्शंस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और नर्वस कोऑर्डिनेशन ज़्यादातर एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई दोनों को रिस्पॉन्स कर रही होती है, या एक्सटर्नल और इंटरनल कंडीशंस दोनों को रिस्पॉन्स कर रही होती है। लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है वो मोस्टली इंटरनल कंडीशंस को ही कंट्रोल कर रही होती है, या इंटरनल स्टिमुलाई को ही रिस्पॉन्स कर रही होती है। अभी हम देखते हैं कि ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है। तो ह्यूमन के अंदर आपको पता है डिफरेंट और सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जैसे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जिसमें मसल्स और बोन्स आ जाती है जो हमें मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम जो डाइजेशन में हेल्प करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो गैसेस की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, गैसेस ब्लड के अंदर ब्लड के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होती हैं। इसके बाद फूड भी ब्लड के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड मूव करता है और जिसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट वगैरह होती है। इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम जो ब्लड में से डिफरेंट वेस्ट को रिमूव करवाता है। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब गैसेस का एक्सचेंज, कैसे हम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। इसके बाद इंटेगुमेंटरी सिस्टम यानी जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर और बॉडीज़ के ऊपर लेयर्स वगैरह होती हैं उन्हें हम इंटेगुमेंटरी सिस्टम कहते हैं। इसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इम्यून सिस्टम, ये डिफरेंट तरह के सिस्टम्स ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इन सिस्टम्स को कौन कंट्रोल कर रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम यानी नर्वस और केमिकल सिस्टम या नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन इन सिस्टम्स को कंट्रोल कर रही होती हैं। अब ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम कैसे इन सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम होता है गैसेस का एक्सचेंज करना, यानी ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से बॉडी के अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से या लंग्स से बाहर लेके जाना। अब ये ऑक्सीजन किस रेट से बॉडी के अंदर जानी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड किस रेट से बॉडी से बाहर जानी चाहिए, यानी ब्रीथिंग रेट भी हम उसे कहते हैं। वो जो ब्रीथिंग रेट होता है उसे कौन कंट्रोल कर रहा होता है, हमारा नर्वस सिस्टम। यानी ये हमारा नर्वस सिस्टम इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को बताता है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, बॉडी के अंदर कितनी ऑक्सीजन ज़रूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड किस स्पीड से बन रही है। तो वो इस हिसाब से ब्रीथिंग रेट को यानी सांस को कंट्रोल करता है, यानी गैसेस किस स्पीड से बॉडी के अंदर आनी चाहिए और बॉडी से बाहर जानी चाहिए। इसी तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम होता है बॉडी से डिफरेंट तरह के या ब्लड से डिफरेंट तरह के वेस्ट को रिमूव करना, और उन वेस्ट को किस हद तक रिमूव करना ये कौन बता रहा होता है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम या नर्वस सिस्टम उन्हें बता रहा होता है, या केमिकल सिस्टम उन्हें बता रहा होता है, या केमिकल कोऑर्डिनेशन उन्हें बता रही होती है। इसी तरह से जितने भी सिस्टम्स हैं उन्हें ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम कंट्रोल कर रहे होते हैं, या ये नर्वस और केमिकल सिस्टम इन सारे सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके बाद ये बात तो होगी कि इनका कंट्रोल क्यों ज़रूरी होता है, यानी इनका स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इनको कंट्रोल में रखना ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़, इनका आपस में कम्युनिकेशन भी ज़रूरी होता है। अब इनका कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल बॉडी ने किसी एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करना है, तो उस स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करने में सिर्फ एक सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि 3-4 सिस्टम इकट्ठे उसमें इन्वॉल्व होंगे, तब बॉडी उसे अच्छी तरह से रिस्पॉन्स कर सकेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको किसी वजह से भागना पड़ जाए तो उस भागने के लिए सिर्फ उसमें मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स मिलकर आपको तेज़ी से भागने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक स्पेसिफिक स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करने में एक सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता, डिफरेंट सिस्टम्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके किसी स्पेसिफिक स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये हो गया कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरह से होती है। अभी हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की तरफ आते हैं। जैसा कि आपको पता है ये नर्वस कोऑर्डिनेशन किसके ज़रिए परफॉर्म होती है, नर्वस सिस्टम के ज़रिए। तो हम इस नर्वस सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज़, नर्वस सिस्टम के कुछ फंक्शंस और इसके पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये नर्वस कोऑर्डिनेशन किस तरह से परफॉर्म होती है, या ये नर्वस सिस्टम किस तरह से नर्वस कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन, ये बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, उन्हें कंट्रोल कर रहा होता है। मोस्टली ये बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं उन्हें कौन कंट्रोल कर रहा होता है, नर्वस सिस्टम।
केमिकल सिस्टम भी, एंडोक्राइन सिस्टम भी कंट्रोल कर रहा होता है और नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद ये डिफरेंट तरह की एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करने में हेल्प करता है। ये नर्वस सिस्टम डिफरेंट तरह की एक्सटर्नल स्टिमुलाई को और इंटरनल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करता है। इसके बाद बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन रखवाता है। होम्योस्टेसिस फॉर एग्जांपल जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम का हमने डिस्कस किया था कि उसका काम होता है बॉडी से डिफरेंट वेस्ट को रिमूव करना, और उन वेस्ट को किस स्पीड से बॉडी से रिमूव करना होता है वो कौन बताता है? नर्वस सिस्टम। इस तरह से ये बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस में भी होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी के अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन, या बॉडी के अंदर जैसे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होती है। इसके बाद बहुत सारे और फैक्टर्स को ये मेंटेन रखते हैं डिफरेंट सिस्टम्स को कंट्रोल करके। और इस नर्वस सिस्टम का एक और काम ये होता है, ये मेमोरीज़ को स्टोर करता है और ये हमें हेल्प करता है सोचने में। और जितनी भी हमारी इमोशंस होती हैं वो किसके अंदर होती हैं? नर्वस सिस्टम के अंदर। या उन्हें कौन कंट्रोल कर रहा होता है? नर्वस सिस्टम। इसके बाद हमारा बोलना, देखना, सुनना, चलना, ये सब किसके अंदर होता है? नर्वस सिस्टम के अंदर। यानी हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं उन्हें कौन कंट्रोल कर रहा होता है? ये नर्वस सिस्टम। इसके बाद इस नर्वस सिस्टम के हम पार्ट्स देखते हैं। हम इस नर्वस सिस्टम को दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक मेन पार्ट होता है जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं। जो नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। यानी ये जितने भी फंक्शंस हमने डिस्कस किए, इन फंक्शंस को कंट्रोल असल में कौन कर रहा होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं जो नर्वस सिस्टम या नर्वस कोऑर्डिनेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं उन्हें ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। और ये जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड होते हैं इनकी तरफ सिग्नल लेके कौन आता है और इनसे सिग्नल किसी बॉडी पार्ट की तरफ लेके कौन जाता है? वो काम होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। असल में नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूरॉन्स। वो न्यूरॉन्स क्या करते हैं? बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से सिग्नल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके आते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस सिग्नल को रीड करता है और स्पेसिफिक रिस्पॉन्स बनाता है और फिर कुछ स्पेसिफिक न्यूरॉन के ज़रिए बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को भेज देता है ताकि वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट करें। तो ये न्यूरॉन नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं न्यूरॉन के ऊपर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल करती है। ये न्यूरॉन कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के जिनके ऊपर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल करती है और जिनके ज़रिए बॉडी पार्ट से डिफरेंट सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाते हैं और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम कुछ स्पेसिफिक न्यूरॉन के ज़रिए बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को सिग्नल्स भेजते हैं और वो सिग्नल उसी तरह से उसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में होते हैं। अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये दो तरह का होता है। एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, दूसरे होते हैं मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन वो होते हैं जो बॉडी पार्ट से सिग्नल को या मैसेज को ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं और मोटर न्यूरॉन वो होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ लेके जाते हैं या किसी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ लेके जाते हैं। तो इस तरह से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को या मैसेजेस को ट्रैवल करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अवे। इसके अंदर दो तरह के न्यूरॉन आ जाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। और जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं इनके अंदर स्पेशल टाइप के न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन। तो ये हो गया नर्वस सिस्टम को हम दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं और
बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उन्हें असल में यही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड या यही सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। और इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिफरेंट सिग्नल्स का या स्टिमुलाई का या डिफरेंट कंडीशंस का कैसे पता चलता है? वो पता चलता है कुछ स्पेसिफिक सिग्नल्स के ज़रिए। और वो सिग्नल कौन ला रहे होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन। और ये कहाँ से ला रहे होते हैं ये सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल, उन्हें अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम उन सिग्नल्स को रीड करता है और फिर एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। और वो रिस्पॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स तक आता है। किसके ज़रिए? मोटर न्यूरॉन के ज़रिए। तो इस तरह से नर्वस सिस्टम के अंदर डिफरेंट न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? सारे फंक्शंस परफॉर्म करवा रहे होते हैं। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटर न्यूरॉन होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि यह नर्वस सिस्टम किस तरह से नर्वस कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहा होता है। तो बेसिकली ये जो हमने डिस्कस की है ये नर्वस कोऑर्डिनेशन ही है कि सेंसरी न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ मैसेज लेके जा रहे हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ भेज रहे हैं। तो ये नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन ही कर रहा है। अभी हम देखते हैं कि असल में ये नर्वस कोऑर्डिनेशन किस तरह से होती है। नर्वस कोऑर्डिनेशन का सबसे पहला कंपोनेंट है रिसेप्टर। रिसेप्टर कोई स्पेसिफिक सेल्स हो सकते हैं, कोई ऑर्गन हो सकता है या सेंसरी न्यूरॉन खुद हो सकते हैं। ये रिसेप्टर क्या करते हैं? डिफरेंट एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। और स्पेसिफिक रिसेप्टर स्पेसिफिक स्टिमुलाई को ही रिसीव करते हैं। जैसे डिफरेंट केमिकल्स को रिसीव करने के लिए कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, लाइट के लिए फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। इस तरह से डिफरेंट तरह के रिसेप्टर्स डिफरेंट तरह की स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। और हम इन रिसेप्टर्स को आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम रिसेप्टर्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रिसेप्टर है और वो कौन सी स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। जब ये रिसेप्टर स्टिमुलाई को रिसीव कर लेते हैं फिर ये क्या करते हैं? ये रिसेप्टर कुछ स्पेसिफिक सेल्स के ज़रिए उस स्टिमुलाई को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ भेजते हैं। और वो सेल्स जो रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ स्टिमुलाई को लेके आते हैं उन्हें हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। अब इन रिसेप्टर को हम ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। इनको हम ट्रांसड्यूसर क्यों कहते हैं? आपको पता है ये जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं इनके ऊपर जो सिग्नल या मैसेज ट्रैवल करता है वो किस फॉर्म में ट्रैवल करता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में। और इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट कौन करते हैं? ये रिसेप्टर जनरेट करते हैं। इसी वजह से हम इन्हें कहते हैं ट्रांसड्यूसर। यानी इन रिसेप्टर के अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये स्टिमुलाई के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, जिस भी फॉर्म में स्टिमुलाई के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उस एनर्जी को ये कन्वर्ट करते हैं इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की फॉर्म में। और फिर ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सेंसरी न्यूरॉन के ऊपर ट्रैवल करता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आता है। ये सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आता है। तो इस वजह से हम इन्हें कहते हैं ट्रांसड्यूसर। यानी ये उस सिग्नल को उस स्टिमुलाई के सिग्नल को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की फॉर्म में। और वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वो चार्जेस फिर सेंसरी न्यूरॉन के ऊपर ट्रैवल करते हैं और फिर कहाँ पे आते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, इनको हम कोऑर्डिनेटर भी कहते हैं। और इनको हम इंटीग्रेटर भी कहते हैं। इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम इंटीग्रेटर भी कहते हैं। यानी इनको हम इंटीग्रेटर इस वजह से कहते हैं, यानी जब ये सेंसरी न्यूरॉन से इम्पल्स को रिसीव करते हैं तो फिर ये क्या करते हैं? ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं या बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं स्पेसिफिक सिग्नल्स भेज के और एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट करवाते हैं। इस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं? इंटीग्रेटर। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उस सिग्नल को एनालाइज करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं और फिर एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। और वो रिस्पॉन्स स्पेसिफिक सेल्स के ज़रिए जिन्हें हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स, उनके ज़रिए कहाँ पे जाता है? इफेक्टर्स के पास जाता है। और ये इफेक्टर कोई सेल हो सकता है, कोई ऑर्गन हो सकते हैं
या बॉडी का कोई सिस्टम हो सकता है, उसके पास ये सिग्नल जाते हैं और वो फिर क्या शो करता है, कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स शो करता है। तो ये हो गए इफेक्टर। इफेक्टर मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या रिसीव करते हैं, सिग्नल रिसीव करते हैं। और इसी तरह से मोटर न्यूरॉन के ऊपर जो सिग्नल ट्रैवल करता है वो किस फॉर्म में ट्रैवल करता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमने देख लिया नर्वस सिस्टम किस तरह से नर्वस कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन के 3 मेन कंपोनेंट है, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर और इफेक्टर। रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक मैसेज सेंसरी न्यूरॉन लेके आते हैं और कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक मोटर न्यूरॉन। और कोऑर्डिनेटर के अंदर कौन से न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन से होते हैं, इंटर न्यूरॉन। और ये इंटर न्यूरॉन हेल्प करते हैं किसी भी सिग्नल को एनालाइज करने में और रिस्पॉन्स जनरेट करने में। तो ये हो गया नर्वस कोऑर्डिनेशन। अगले लेक्चर में हम रिसेप्टर को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम न्यूरॉन्स को डिस्कस करेंगे।